एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडम्स फैमिली को आखिरकार एहसास हो गया है कि उन्होंने थिंग का बर्थडे भूलकर बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए अब वो थिंग के लिए एक बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट बुलाते हैं। उसे आप पेडिक्योर आर्टिस्ट भी कह सकते हो क्योंकि वो थिंग पर अपना जादू चला रही होती है। मोटिशा कहती है कि इस आर्टिस्ट का अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ ये इतनी जल्दी कैसे आ गई। तभी गोमेज बताता है कि उसने पहले ही उसकी पेमेंट 3 गुना कर दी थी। वैसे इस आर्टिस्ट को कटे फटे लोगों को ठीक करना और उन्हें पेडिक्योर देना बहुत अच्छा लगता है, और जब उसने थिंग के बारे में सुना तो उसने तुरंत हाँ कर दिया। अब थोड़ी ही देर में थिंग को चमकाकर एकदम नया सा हाथ मिल जाएगा। थिंग भी इस ट्रीटमेंट का खूब मजा ले रहा होता है। अब कहानी फिर से वेंसडे पर लौटती है। मोटिशा अपनी बेटी की इस हालत से बहुत परेशान है क्योंकि वेंसडे किसी की भी बात नहीं मान रही। उसे गुडी एडम्स की बुक चाहिए और इसी चक्कर में वो थिंग का बर्थडे भी भूल गई। तभी गोमेज अपनी पत्नी से कहता है, मेरी जान तुम इतनी परेशान मत हो, तुम सब कुछ संभाल लोगी, और अगर कुछ भूल भी गई हो तो मैं हूं ना उसकी भरपाई करने के लिए। देखो मैं अभी तुम्हारा ध्यान भटकाता हूँ। मोटिशा फिर कहती है कि पता नहीं क्यों कल रात उसे अपनी माँ को कॉल करने का मन किया, जबकि हमें पता है कि प्रियंका ने कल ही मोटिशा पर मैजिक किया था, और यही चीज मोटिशा को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसे अपनी माँ को कॉल करना पड़े। तभी गोमेज अपनी बीवी का ध्यान भटकाने के लिए मस्खरी करने लगता है और उसे डांस करवाता है। यहाँ हम वेंसडे को देखते हैं जो चोरी छुपे मोटिशा और गोमेज के घर के अंदर घुस आई थी। उसका इरादा था गुडी एडम्स की किताब चुराने का, लेकिन वो इसमें फेल हो जाती है। तभी मोटिशा वहां आ जाती है और गुस्से में अपनी बेटी से कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये बुक इतनी आसानी से मिल जाएगी। वेंसडे जवाब देती है, आपने हर तरह की जादुई किताब यही तो छुपा कर रखी है, तो मुझे ये भी यही मिल सकती है। इसके बाद वो कहीं न कहीं अपनी माँ के पास बैठती है और बहुत सीरियस होकर कहती है कि उसे गुडी एडम्स की किताब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसे अपने फ्यूचर विजन वापस चाहिए। वेंसडे बताती है कि उसने एक विजन देखा है जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड इनिट को मार दिया गया था और पूरा इल्जाम उस पर लगाया गया, लेकिन सवाल ये है कि वो अपनी ही फ्रेंड को क्यों मारेगी। वेंसडे कहती है, अगर मुझे फिर से विजन मिल गए तो मैं उसकी जान बचा सकती हूँ और फ्यूचर को बदल सकती हूँ। लेकिन मोटिशा ये सब सुनकर और भी चिंतित हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि जब भी वेंसडे को कोई विजन आता है तो वो वाकई फ्यूचर को बदल देती है, और ये बदलाव कई बार लोगों की जान भी ले लेते हैं, जो बेहद खतरनाक है। इसी वजह से मोटिशा एकदम पक्के तौर पर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालेगी। इसलिए गुडी एडम्स की किताब उसे तभी दी जाएगी जब उसके पास कोई गार्जियन मौजूद होगा जो उसका सही मार्गदर्शन कर सके। ये सुनकर वेंसडे गुस्से में वहां से चली जाती है और बेचारे गोमेज का मूड खराब ही रह जाता है। इसके बाद हम वेंसडे को देखते हैं जो खुद से कह रही थी कि इस बार उसे अपनी शक्तियों के बिना ही काम करना पड़ेगा। वो गैल्पिन का फोन लेकर सबूत खोजने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ इनिट कैंपिंग की तैयारियों में लगी हुई थी। हर साल आउटकास्ट के बच्चों का एक कैंप होता है जहां सब बच्चे जाते हैं, लेकिन वेंसडे को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इनिट अपने कपड़े ढूंढने में बिजी थी क्योंकि उसे कैंप में नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था। इसी बीच वेंसडे किसी बहाने से इनिट को कमरे से बाहर भेज देती है। तभी थिंक वो हाथ गुस्से में कहता है, अरे तुम मुझे ऐसे कैसे बाहर भेज सकती हो, हमेशा अपनी मनमानी करती हो तुम। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वेंसडे का ये एपिसोड कैसा लग रहा है। वेंसडे कहती है, मुझे थोड़ी शांति चाहिए थी, आखिर मुझे कुछ तो करना ही था। इतने में एग्नेस बाहर आ जाती है। उसके पास इनविजिबल होने की पावर है तो वो गायब होकर इधर उधर घूमती रहती है। वेंसडे को गुस्सा आता है, लेकिन उसे ये भी अच्छा लगता है कि एग्नेस अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर रही है। फिर वेंसडे उसे धमकी देती है, ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी फ्यूनल में घसीट लूंगी, और अभी तुरंत यहाँ से निकलो क्योंकि मुझे फ्यूनल में जाना है। इसके बाद हम देखते हैं पग्जली और यूजीन को, जो अपने ज़ॉम्बी स्लर के लिए खाना लाए थे। कल रात स्लर भाग गया था लेकिन आज वापस लौट आया। पग्जली कहता है, इसको समझ आ गया है कि यहाँ आराम से खाना मिल रहा है तो ये क्यों भागेगा। स्लर धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और उसकी भूख भी बढ़ रही है। यूजीन जब उसके दिमाग में झांकता है तो ये साफ दिखाई देता है। अब दिक्कत यह है कि यूजीन और पग्जली को कैंप में जाना है, लेकिन स्लर को अपने साथ नहीं ले जा सकते। यूजीन कहता है, इसका इंतजाम तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि इसे अकेला छोड़ना भी मुमकिन नहीं है। पग्जली कहता है, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा। लेकिन यूजीन मना करता है, भाई सुन ले, कुछ भी हो जाए इस स्लर को कैंप में मत घुसाना, वरना पूरा कैंप ही ज़ॉम्बीलैंड बन जाएगा। स्लर भी कुछ समझने लगा था और अचानक वो अक्सरी के ऊपर हाथ रख देता है। लग रहा था जैसे बोल रहा हो, भाई दिल पे मत ले, लेकिन मैं थोड़ा खा भी सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रेवयार्ड पर। यहाँ गैल्पिन का फ्यूनरल चल रहा था, और सच बोलूं तो पूरा फ्यूनरल देखकर लग रहा था जैसे बर्थडे पार्टी रखी हो और कोई आया ही ना हो। जन्मदिन का केक, गैल्पिन का अपना बेटा टाइलर तो जेल में बैठा था। सिर्फ 2 लोग आए थे, एक शेरिफ जिसने साफ बोला, मैं पुलिस स्टेशन से हूँ, ड्यूटी है तो आना ही पड़ा, मतलब दिल से नहीं मजबूरी में। 2 डॉक्टर फेबन, वो भी ऐसे आए जैसे नेबा का वाईफाई चेक करने।
उसने बोला, टाइलर ने भेजा है ये देखने की बाप सच में मरा है या एक्टिंग कर रहा है। इतने में वेंसडे एंट्री मारती है और फेबर्न से पूछती है, विलो हिल के अंदर कोई एवियन है या नहीं। अब दोस्तों, विलो हिल कोई गार्डन या पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये है मेंटल असाइलम का हॉस्पिटल। तो जब भी विलो हिल का नाम सुनो समझ जाना दिमागी अस्पताल वाली लोकेशन। अब यहाँ पर डॉक्टर फेबर्न वेडनेसडे की थोड़ी मदद कर देती है और कहती है, भाई एवियन नेवर मोर अकादमी में ही नहीं आया तो वो विलो हिल कैसे आएगा। रिकॉर्ड उठा लो, पूरे 10 साल हो गए हैं और अब तक किसी भी एवियन को यहाँ एडमिट नहीं किया गया। ये सुनकर वेडनेसडे को थोड़ी राहत मिलती है कि चलो किसी ने तो सही इन्फो दी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बियांका की तरफ। वो एक होटल में जाती है और रिसेप्शनिस्ट के दिमाग पर जादू करके बोल देती है, भाई रूम 302 हमेशा के लिए बुक मान लो, भूल भी जाओ कि यहाँ कोई आया था। मतलब नेटफ्लिक्स वालों का भी यही टैलेंट है, कई चीजें ऐसे ही गायब कर देते हैं। अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ वहीं छुपी बैठी है। बियांका उसके लिए खाने पीने का सामान लाई थी और उसके रहने का पूरा इंतजाम भी कर चुकी थी। अब यहाँ पता चलता है कि बियांका की माँ भी साइनर है और उसने शादी भी ऐसे आदमी से कर ली थी जिसने उसका खूब इस्तेमाल किया, लोगों को बेवकूफ बनाया, पैसे लूटे और आखिरकार जेल में पहुंच गया और बियांका की माँ को अकेला छोड़ दिया। इसलिए बियांका अब अपनी माँ को सेफ रखने के लिए होटल में छुपा रही है। इसके बाद कैमरा सीधा वेंस पर कट होता है। उसे डाउट होता है कि आखिर ये एग्नेस गैल्पिन का फोन कैसे खोल पाए। तो वो उससे पूछती है। एग्नेस हंसकर कहती है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। असल में उसकी एक फ्रेंड थी जो रूप बदलना जानती थी। उसने वही ट्रिक इस्तेमाल करके गैल्पिन का फेस बनाकर फोन अनलॉक कर लिया। वेडनेसडे को ये जुगाड़ थोड़ा पसंद आता है, लेकिन फिर भी कहती है, ठीक है बहनों, अब निकलो, ज्यादा सर मत खाओ। बेचारी दोनों लड़कियां मुंह बनाकर चली जाती हैं, पर अंदर से खुश भी थी कि वेडनेसडे की मदद तो कर पाई। और हाँ, जब एग्नेस ने फोन उठाया था तो घर से और भी सामान चुरा लाई थी। वो सब अब वेडनेसडे को देकर कहती है, पुलिस आने से पहले मैंने घर की आधी दुकान ही खाली कर दी थी। यानी एग्नेस इक्वल्स चोरी की ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर। अब वेडनेसडे को गैल्पिन की आखिरी रिकॉर्डिंग मिलती है। उसमें साफ लिखा था, अगर मैं पुलिस के हाथ चढ़ जाऊं या मारा जाऊं तो सारे सबूत तुम्हें मेरी डेस्क पर मिलेंगे। मतलब अब वेडनेसडे का टारगेट है उस डेस्क को खोजना। वो गैल्पिन के सामान खंगालती है और एक पिक्चर से पता चलता है पाइनक्रेस्ट नाम के घर का। मैप मिलाकर देखती है तो पता चलता है कि स्कूल कैंप वहीं पास में है। यानी अब कैंप में जाना उसके लिए सिर्फ मस्ती नहीं, एक सीरियस मिशन भी है। स्कूल में सब बच्चे कैंप के लिए रेडी हो रहे हैं। प्रिंसिपल साफ बोलता है, 2 रूल हैं, सबका ध्यान रखो और जम के मजे करो। मतलब भूत प्रेत और खून खराबा अलाउड नहीं है। सबके बीच इनेड और एजैक्स का भी टकराव चलता रहता है। इनेड उसे इग्नोर मार रही है और एजैक्स समझ भी गया, भाई अब गेम ओवर है। इतने में वेडनेसडे आती है, इनेड का पूरा दिन बन जाता है। पीछे पीछे एग्नेस भी आती है और फुल तैयारी के साथ वेडनेसडे को पाइनक्रेस्ट तक पहुंचने के सारे रास्ते दिखा देती है। अब इनेड को जलन होना लाजमी है, नई फ्रेंडशिप बन रही है और मैं बाहर हो रही हूँ। लेकिन वेडनेसडे जानती है कि ये सब वो इनेड को बचाने के लिए कर रही है, बताना उसके बस का नहीं। वो एग्नेस को बोलती है, जाकर मेरा बैग विंडो सीट पर रख दो। और इनेड भी चैलेंजिंग टोन में बोल देती है, मेरी नजर तुम पर रहेगी। मतलब गर्ल्स फाइट मोड ऑन। 4 बसें बच्चों को लेकर कैंप साइट पहुंचती हैं और वहां हमें मिलता है पग्सली, जो एंट्री करता है एक कफन लेकर। हाँ भाई, बाकी बच्चे आइसक्रीम पैक कर रहे थे और ये बंदा कॉफिन निकाल रहा है। कॉफिन जोर जोर से हिल रहा था। गाइज गैस करो इसके अंदर क्या हो सकता है। असल में पिक्सली अपने ज़ॉम्बी दोस्त स्लब को भर के यहाँ कैंप में ले आया था। इतना पागल हो चुका है वो अपने इस दोस्त के लिए। तभी दोनों भाई बहन देखते हैं कि यहाँ तो पूरी एडम्स फैमिली इकट्ठी हो रखी है। सामने आते हैं गोमेज एडम्स, इनका बाप, और पीछे पीछे निकलती है इनकी मां मोटिशा। गोमेज कहता है कि प्रिंसिपल ने कहा पेरेंट्स भी अलाउड हैं। और मोटिशा को तो गाला इवेंट की प्रेसिडेंट के तौर पर बुलाया गया था। तो सोचा बच्चों के साथ कनेक्शन मजबूत होगा, फैमिली टाइम भी गुजरेगा। और वैसे भी जंगल में आना तो जरूरी है, क्योंकि जंगल में हमेशा सबसे बुरी चीजें होती हैं। वेडनेसडे का फिर से दिमाग खराब, वो जहां भी जाती है वहां उसकी मां पहले से ही मौजूद होती है। अब यहाँ एडम्स फैमिली का ब्लैक थीम वाला कैंप लग चुका था, एकदम डार्क हॉरर टच के साथ। इसी बीच गोमेज मोटिशा से कहता है कि अगर वेडनेसडे को गुडी एडम्स की किताब चाहिए तो उसे दे दो, बेटी को उसकी राह खुद चुनने दो। लेकिन मोटिशा साफ मना कर देती है। वो कहती है, मैं अपनी बेटी की जहरीली बातें सुन सकती हूँ, उसका गुस्सा भी झेल सकती हूँ, लेकिन मैं उसे खो नहीं सकती। अगर मैंने वो किताब दे दी तो वेडनेसडे अपनी शक्तियों में डूब जाएगी और शायद मुझसे और दूर हो जाएगी। इसलिए मुझे उसे रोकना ही होगा। गोमेज ये सुनकर अपनी बीवी का साथ देता है, क्योंकि वो भी जानता है कि माँ का डर कहीं न कहीं सही है। अब सारे नेवरमोर के आउटकास्ट बच्चे अपनी अपनी पावर दिखा रहे थे। इसी बीच पैक्सली और यूजीन अपने कैंप में थे। यूजीन आते ही चौंक गया, क्योंकि अंदर उसे स्ल दिखा। वो जोर से चिल्लाया, भाई तेरा दिमाग खराब है क्या, ज़ॉम्बी उठा के कैंप में ले आया। पैक्सली तुरंत बोला, प्लीज यार उसे ज़ॉम्बी मत बोला करो, उसका भी दिल दुखता है। वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि स्कूल छोड़ना रिस्की है। अब 3 दिन अकेला क्या करता, इसलिए साथ ले आया। यूजीन अभी भी शक में था, लेकिन पैक्सली समझाता है, देख आज तक इसने मुझे खाने की कोशिश भी नहीं की।
और अगर ये भाग भी गया ना तो मैंने पबजी वाला पूरा सेटअप कर रखा है उसे पकड़ने का। तभी अचानक आवाज आई, पिक्सली के फादर गोमेज अंदर आ रहे थे हाथ में खाना लेकर। और खाना क्या, फ्राई हुए कीड़े मकोड़े। मम्मी रास्ते भर जो भी कीड़े उठाती आई वही थाली में सजा कर दिया था। ये सीन देखकर यूजिन के तो एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे हो गए, भाई ये क्या खिला रहे हो। लेकिन पिक्सली खुश होकर खा रहा था जैसे मैगी खा रहा हो। गोमेज अंदर जाने लगे लेकिन दोनों बच्चों ने तुरंत रोक दिया। नहीं नहीं डैड, अंदर मत जाए, बहुत बदबू है। गोमेज ने हंसते हुए बस इतना कहा। देखो बच्चों, एक बात याद रखना, कैंपेन में अगर कोई कांड करो तो सबूत हमेशा मिटा देना, खासकर लाशों वाले। अब प्रिंसिपल ने सब बच्चों को इकट्ठा किया और बोला, लंबे टाइम बाद ये कैंपेन हुई है और इसका मकसद है कि आउटकास्ट वाले बच्चे खुद को और एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब यहाँ से सबसे बड़ा रूल सामने आता है, कोई भी नॉर्मल इंसान यानी कि नॉर्मीज इन्हें नहीं मिलना चाहिए। ये सारे बच्चे यहाँ मजे करेंगे, फन करेंगे और अपने पावर्स को एंजॉय करेंगे। लेकिन मजे का माहौल खराब करने के लिए सामने आ जाता है नॉर्मल स्काउट कैप्टन। ये बंदे भी यहाँ कैंपेन करने आए थे। प्रॉब्लम ये हुई कि जगह के मालिक ने डबल बुकिंग कर दी, एक तरफ नेवरमोर के प्रिंसिपल को और दूसरी तरफ इन स्काउट्स को। अब झगड़ा होना तो तय था। स्काउट कैप्टन गुस्से में अपने लोगों को बोलता है, इन आउटकास्ट बच्चों का कैंप समेटो और सबको यहाँ से भगा दो। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन वेंसडे की। वो सामने आकर कहती है, ऐसे कैसे किसी का सामान उठाकर फेंक सकते हो, असली हक तो उसी का होगा जो जीतेगा। सभी को ये आइडिया पसंद आता है। तय होता है कि दोनों टीमें आपस में एक गेम खेलेंगी। गेम का नाम था अपना जैफर सही जगह पर रखना। दोनों टीमों में 8-10 बच्चे होंगे, कुछ अटैकर्स होंगे और कुछ डिफेंडर्स। जो टीम सबसे पहले अपना जैफर सही जगह पर रख देगी वही इस कैंपिंग की हकदार होगी। अब दोनों तरफ तैयारी शुरू होती है। आउटकास्ट टीम में नाइटशेड्स के मेंबर्स आ चुके थे। इनिड और ब्रूनो भी शामिल हो जाते हैं। भले ही एजेक्स पहले इनिड को नाइटशेड्स का हिस्सा मानने से मना करता था, लेकिन इस बार उसे भी चुप रहना पड़ता है। वहीं स्काउट वाले भी अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर लेते हैं। गेम शुरू होता है। शुरुआत में स्काउट्स बाजी मार लेते हैं। उन्होंने जैफर को आराम से चुरा लिया क्योंकि एजेक्स जो डिफेंस पर खड़ा था उसका साथी पत्थर का बन गया। सबको लगता है कि पहली चाल में स्काउट्स ने जीत दर्ज कर ली। लेकिन तभी वेंसडे और बियांका अपनी चालें चलना शुरू करती हैं। बियांका स्मोक तैयार करती है और यूजिन अपनी मक्खियों का हमला स्काउट्स पर करवा देता है। स्काउट्स बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। वेंसडे इस मौके का फायदा उठाकर जैफर उठाती है और आगे बढ़ जाती है। गन शूट होता है और बच्चे खुश हो जाते हैं। हाँ, हमारी टीम ने भी पहला पॉइंट ले लिया। लेकिन अभी भी स्काउट्स आगे थे। उनका जैफर लगभग टावर तक पहुंचने ही वाला था। वेंसडे काफी दूर खड़ी थी, तभी वो अपना तीर निकालती है और निशाना साधती है। सीधा वेडनेसडे जिप लाइन पर चढ़ती है और एक जबरदस्त एक्शन करते हुए टावर पर पहुंचती है। वहां स्काउट के बंदे को नीचे गिराकर उसका हरा झंडा गिरा देती है और उसकी जगह नेवरमोर का झंडा टांग देती है। इसका मतलब साफ था, अब आउटकास्ट बच्चे जीत गए थे और कैंपेन भी वही करेंगे। नॉर्मीज को यहां से जाना ही पड़ेगा। सबके चेहरों पर खुशी थी। इसी बीच वेडनेसडे अपना सामान पैक कर रही थी ताकि पाइनक्रस्ट यानी गैल्पेन के घर जा सके। तभी प्रिंसिपल उसे रोकता है और बधाई देता है कि उसने नेवरमोर के बच्चों के लिए कमाल कर दिखाया। लेकिन वेडनेसडे साफ कह देती है कि आज उसका मन टॉर्चर या बोनफायर में जाने का बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ स्काउट अपने हार चुके साथियों को खूब डांट रहा था, लेकिन उसके दिल में अभी भी ये हार स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। रात ढल चुकी थी और बोनफायर शुरू हो चुका था। सब बच्चे मस्ती कर रहे थे, लेकिन वेडनेसडे चुपचाप पाइनक्रस्ट के घर पहुंच गई। वहां उसने सुराग ढूंढना शुरू किया और एक बोतल के पीछे उसे बड़ा सा पैनल मिला। उस पर आउटकास्ट के करीब 15 साल पहले गायब हुए लोगों की तस्वीरें लगी थीं। ये सब विलो हिल्स के मेंबर थे जिन्हें पहले पागल घोषित किया गया और बाद में मृत बता दिया गया। वेडनेसडे हैरान थी, आखिर इन सब का रिकॉर्ड गैल्पिन क्यों रख रहा था, और उस पैनल पर एक नाम लिखा था, लुइस। तभी वेडनेसडे समझ गई कि लुइस इस राज की चाबी है। वह सारी लिस्ट अपने साथ ले लेती है और जैसे ही बाहर निकलती है उसे फिर एहसास होता है कि वो काला कौवा अब भी उसका पीछा कर रहा है। इधर बोनफायर खत्म होने पर मोटिशिया के पास प्रिंसिपल और बियांका आते हैं और उसे समझाते हैं कि अपनी माँ से बात करे ताकि वो नेवरमोर को डोनेशन और बच्चों को स्कॉलरशिप दिला सके। मोटिशिया मान तो नहीं रही थी, लेकिन सोच में जरूर पड़ गई कि क्या करना चाहिए। एनेट यहाँ पे जा ही रही थी कि तभी ब्रूनो के साथ उसे एजेक्स देख लेता है और वो हैंड टू हैंड बोल ही देता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकती हो। ब्रूनो को सही नहीं लगता यहाँ पे खड़ा होना, तो ब्रूनो चला जाता है। एजेक्स यहाँ पे इनिट को कहता है कि तुमने बहुत जल्दी मूव ऑन नहीं कर लिया, तुम एटलीस्ट मुझे एक बार कह तो सकती थी। इनिट कहती है कि देखो, मैं जब यहाँ पे आई थी तभी से मेरा मन नहीं था तुम्हारे साथ में रहने का, और मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें बता नहीं पाए। एजेक्स इस बात से काफी ज्यादा हट हो चुका था और इनिट को कहता है कि सच में हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मुझे पहली वाली तुम पसंद थी। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। हम यहाँ पे इन्हीं स्काउट वाले बंदों को देखते हैं जिनके कैप्टन ने यहाँ पे भेज दिया था।
जिसके बाद हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि वापस से अब मोटिशा के पास में आती है अपनी गुडी एडमम की किताब को लेने के लिए। लेकिन मोटिशा एक बार फिर से उससे मना कर चुकी थी। लेकिन इस बार वेडनेसडे उसके लिए कोई चैलेंज लेकर आई थी कि वो अपनी माँ को जब तक चैलेंज नहीं करेगी तब तक उसकी माँ भी किसी चीज को सीरियस नहीं लेगी। अब तक मोटिशा भी सोच चुकी थी कि वेडनेसडे काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है उस बुक को लेने के लिए, तो वह उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। यह एक तलवारबाजी का चैलेंज था जो कि आंखों पे पट्टी बांध के किया जाने वाला था। कोई भी घायल हो सकता है, कोई भी मर सकता है, लेकिन यह माँ बेटियां कहाँ एडम्स फैमिली के अंदर हार मानने वाली थी। तभी गोमीज को जब ये बात पता चलती है कि दोनों माँ बेटी जंगल के अंदर इतनी बड़ी वॉर करने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो खुश हो जाता है और कहता है कि मैं मस्त जा रहा हूँ अपना बात लेने के लिए, तुम दोनों बता देना कि आखिर जीता कौन था। यहाँ हम देखते हैं कि कैंप का जो स्काउट का लीडर था वह अपने सारे मेंबर्स को इधर उधर भेज देता है कि कहीं ना कहीं कैंपिंग पे उसको कब्जा करना था। लेकिन हम देख पाते हैं कि वही कैप्टन गलती से स्ल के कैंप के अंदर घुस जाता है। स्ल एक ज़ॉम्बी है तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसान को छोड़ेगा थोड़ी, और वो इस आदमी को मार देता है और उसका दिमाग खा जाता है। जिसके बाद में स्ल बाहर निकल चुका था। हम यहाँ पे गोमीज को देखते हैं जो कि नहाने के लिए निकल गया था और इसी के साथ में वेंसडे और उसकी माँ एक साथ में तलवारबाजी करना शुरू करती हैं। दोनों को अपने अपने नियम कानून पता थे। ये सारी बात फैमिली के बीच में रहेगी। इन सबको जो जज करेगा वो और कोई नहीं बल्कि थिंक होगा और वो ही इसका जजमेंट भी निकालेगा। यहाँ पर मैच शुरू होता है और वेडनेसडे और उसकी माँ मोटिशिया तलवारबाजी करने लगती हैं। शर्त साफ थी, जिसके दिल वाला लॉक टूट जाएगा वही हारेगा। अगर वेडनेसडे जीतती है तो उसे किताब मिलेगी, लेकिन अगर मोटिशिया जीत जाती है तो वह किताब को जला देगी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है पेक्सली और यूजिन की ओर। इन्हें पता चलता है कि उनके ज़ॉम्बी ने कैंप के कैप्टन को मार दिया है और यह सब एग्नेस ने भी देख लिया है। पेक्सली पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एग्नेस कहती है, तुम्हारी बहन का दिल जीत रही थी, लेकिन तुमने क्या कर दिया? एक ज़ॉम्बी को यहाँ लाकर सबको खतरे में डाल दिया। यूजिन परेशान था क्योंकि स्ल को रोकना ही था, वरना वो और लोगों को मार सकता था। पेक्सली तुरंत कहता है, पहले उसे पकड़ते हैं, बहस बाद में करेंगे। इधर वेडनेसडे और उसकी माँ की जबरदस्त फाइट चल रही थी। वेडनेसडे ने कई पैतरे सीखे थे, लेकिन माँ के सामने टिकना आसान नहीं था। वहीं दूसरी ओर स्ल कुल्हाड़ी लेकर गोमेज एडम्स के पास पहुंचता है। गोमेज आराम से नहा रहा था, म्यूजिक सुनते हुए। उसे पता भी नहीं था कि पीछे से ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ रहा है। जैसे ही स्ल हमला करने वाला था, पेक्सली, एग्नेस और यूजिन सही वक्त पर पहुंच जाते हैं। पेक्सली अपनी बिजली की पावर से स्ल को जोर से दूर फेंक देता है और चिल्लाता है, ये मेरे फादर हैं, आखिर तुम इन्हें कैसे मार सकते हो? इतनी देर में इतना शोर शराबा मच जाता है कि हर कोई इस ज़ॉम्बी को देखकर इधर उधर भागने लगता है। स्लर्प सीधा जंगल की तरफ भाग निकलता है। उधर वेंसडे और उसकी माँ के गेम में वेंसडे हार चुकी थी। उसकी माँ ने उसका दिल तोड़ दिया था, लेकिन तभी स्लर्प वहां आ जाता है। वो उसकी माँ पर वार करने ही वाला था कि वेंसडे तुरंत तलवार भोंककर उसे वहीं गिरा देती है। इस पल में उसकी माँ को यह एहसास होता है कि चाहे वे दोनों आपस में क्यों न लड़ रहे हों, लेकिन बेटी हमेशा अपनी माँ की जान की परवाह करती है। इस बीच कैंप में स्काउट की मौत हो चुकी थी, तो पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अब वेडनेसडे के सामने नए सवाल खड़े हो गए थे। पेक्सली परेशान था क्योंकि उसका पेट यानी ज़ॉम्बी उठा ले गए थे। एक मौत हो चुकी थी और कोई था जो लगातार उनका पीछा कर रहा था। स्कूल लौटकर वेंसडे उन सब गायब हुए लोगों की लिस्ट निकालती है जो नेवेमो से 15 साल पहले विलो हिल में मारे गए थे। वो सोचती है, गैल्पिन आखिर क्या चाहता था? इन सब का विलो हिल और लुइस से क्या कनेक्शन है? तभी सीन विलो हिल पर शिफ्ट होता है। यहाँ डॉक्टर फेयरबर्न और उनकी असिस्टेंट बात कर रहे होते हैं कि इस मेंटल असाइलम में अब बेहद खतरनाक लोग आने लगे हैं। एक तरफ ज़ॉम्बी घुस आया है और दूसरी तरफ एक मास्टर हाइड है जिसने 2-3 लोगों की जान ली है। और गाइज, ये मास्टर हाइड कोई और नहीं बल्कि सीजन 1 की थॉर्नहिल है जो अब वापस आ चुकी है। उसे यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि टायलर को कंट्रोल करना अब नामुमकिन हो गया था। अब थॉर्नहिल की वापसी से कहानी में क्या बदलाव आते हैं, ये सब हमें सीजन 2 के चौथे एपिसोड में पता चलेगा, जो कि वॉल्यूम 1 का आखिरी एपिसोड है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके नहीं किया तो स्लम तुम्हें भी खा जाएगा और बताएं कि आपको अगला पार्ट किसका देखना है।